तो आज हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो लाइट जो है, लाइट एक वेव है ना। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। ओके, तो लेकिन इसके पहले कुछ थ्योरीज हैं जिसको हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक थ्योरी डेवलप किया गया सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, न्यूटन के का ये एक थ्योरी था लाइट से रिलेटेड। उन्होंने प्रकाश को क्या माना था? कोई भी प्रकाश है, कोई भी लाइट है, जो भी प्रकाशिक स्रोत है, वो प्रकाशिक स्रोत डेवलप करता है प्रकाशिक कणों को। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश को इन्होंने माना छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। ये जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, इनको कंसिडर किया गया। आधी बात समझ में? यानी कि कोई भी प्रकाशिक स्रोत छोटे छोटे प्रकाशिक कणों को उत्सर्जित करता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं भाई? मासलेस होते हैं, इसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, इनके अजम्पशन के द्वारा। और क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः प्रत्यास्थ। ठीक है, इसमें द्रव्यमान कुछ नहीं होता है, और ये कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। क्लियर? और इन कणों का जो गुण है वो ये है कि ये अब ये प्रकाशिक जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, इन्हीं को नाम दिया गया कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कल्स। इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? कॉर्पस्कल्स। उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स जो मासलेस है, परफेक्टली इलास्टिक है, उसका नाम दिया गया कॉर्पस्कल्स। क्लियर है? ठीक है, उतारिए फिर आगे बढ़े। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। सर, इलास्टिक का क्या मतलब हो सकता है? इलास्टिक का मतलब हुआ पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ, अच्छा, इसका भी जो फिनोमेना देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। हर पदार्थ के अंदर जो है प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। इनको परफेक्टली इलास्टिक क्यों माना गया, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनकी थ्योरी के अनुसार ये जो कॉर्पस्कल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधी रेखा में। क्लियर है? ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। क्लियर है? इस तरह से याद रखता है।
और उनके अनुसार क्योंकि ये पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं सीधी रेखा में, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब दिखलाता है। प्रकाश के परावर्तन को ये सिद्ध करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ये सेटिस्फाई करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कोई भी परावर्तक सतह है, ठीक है, तो इनके अनुसार अगर लाइट रे जो है किसी सतह पर आपतित होगी तो वो तो पार्टिकल्स के रूप में आपतित होगी ना। देखिए ये पार्टिकल्स हैं, ये लाइट के पार्टिकल्स आपतित हो रही हैं कहाँ पर? सतह पर। तो जैसे ही ये सतह पर आपतित हुई तो उसके बाद क्या होना चाहिए? क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है तो यहाँ पे टक्कर होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अरे बात समझ में? इलास्टिक कॉलिजन किसे कहते हैं? इलास्टिक कॉलिजन किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ, प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं? मान लीजिए दो गेंद है, ठीक है ना, ये दो गेंद आपस में टकराने के बाद, ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस है, या मान लीजिए अर्थ है अपना, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये है ग्राउंड। ग्राउंड है रेस्ट में है, ग्राउंड क्या है? रेस्ट में। मान लीजिए ये कोई बॉल है, ये बॉल जब यहाँ पे टक्कर मारेगी जमीन पर, ठीक है, तो टक्कर के बाद ऊपर जाएगी ना, जाएगी जाएगी। मान लीजिए बॉल स्टार्टिंग में 10 मीटर ऊपर से नीचे गिराया गया, 10 मीटर नीचे से ऊपर से नीचे गिराया गया। टक्कर के बाद आप सोचिए ये ऊपर जाएगा तो क्या 10 मीटर ऊपर जाएगा या थोड़ा नीचे रहेगा? नीचे। हाँ, ठीक है ना, थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि ये जो टक्कर है परफेक्टली इलास्टिक टक्कर नहीं है। अगर परफेक्टली इलास्टिक टक्कर होगा तो ये जितना यहाँ पे टकराया था ना, वापस उतनी दूरी पर चला जाएगा। इसको बोलते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। आगे बात समझ में? इस तरह के टक्कर मतलब पॉसिबल नहीं है, डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा टक्कर माना जाता है। एटम के अंदर जो टक्कर होता है इलेक्ट्रॉन्स का या आपस में जो मॉलिक्यूल्स का, वो टक्कर कैसा माना गया है? इलास्टिक, ठीक है ना। तो ये टक्कर यहाँ पर कौन, न्यूटन ने जो टक्कर माना था, जो इन कणों को माना था, कैसा माना था? परफेक्टली इलास्टिक। तो अब जब ये टक्कर होगा तो बिल्कुल इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच लें तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल क्या होगा? यहाँ पर होना चाहिए। या अगर उसको सीधे गिराया जाए तो सीधे वापस जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा था इनका जो थ्योरी। क्लियर है? हालांकि ये थ्योरी जो है बाद में तो फेल हो ही गई है ना, लेकिन जो फंडामेंटल बातें हैं वो हम लोग को पता होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में ये चीज जो है प्रूव भी हो गया कि लाइट जो है वेव की तरह से बिहेव करता और पार्टिकल की तरह से बिहेव करता, नहीं करता, डुअल नेचर दोनों करता है। तो चलिए ये बात यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? सनलाइट जो है किसी माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना रास्ता बदलती है कि नहीं है? डिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अपवर्तन परावर्तन किसे कहते थे?
जो है हाँ जिस माध्यम से आई और सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम से लौटती है। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या हुआ, ये मान लीजिए अलग अलग दो माध्यम हैं, ऊपर है विरल मान लिया जाए और नीचे क्या है सघन है, ऊपर रेयर है नीचे डेंसर है। अब कोई लाइट आ रही है तो लाइट तो पार्टिकल्स के फॉर्म में इस तरह से आ रही है, कॉर्पस्कल्स जिसको कह रहे हैं लोग, इन्होंने कहा। अब ये लाइट जो है जैसे ही दूसरे माध्यम में आएगी तो अब क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो क्यों बेंड होगा, इसलिए बेंड होगा इनके अनुसार क्योंकि ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं विरल माध्यम में तो जो भी इसका अपना कण होगा, माध्यम का कण, वो उसको तो बल लगा रहा होगा ना। उसी तरह से जब डेंसर मीडियम में ये पार्टिकल्स एंटर करेंगे तो वहाँ तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल भी होंगे, तो वो कुछ अलग बल इस पर लगाएगा, है कि नहीं है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इस तरह से, तो इस कण पर चारों तरफ से जो है फोर्स लग रहा होता है। कौन लगा रहे होते हैं, माध्यम के जो इस माध्यम के जो कण हैं वो इन कॉर्पस्कल्स पर जो है फोर्स लगाता है, और नेट फोर्स जो है वो किधर होता है, डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाता है अपने ओरिजिनल पाथ से। इनको एक्चुअली इधर जाना था ना इन पार्टिकल्स को, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड लगने की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ओवरऑल प्रकाश के अपवर्तन की भी ये व्याख्या कर देता है। समझ में आ रही बात। लाइट पार्टिकल्स जब डेंसर मीडियम में प्रवेश करेंगे तो क्या उस पर वही बल लग रहा होगा जो पहले लग रहा था, नहीं। किधर लगेगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, इसलिए वो झुक गया। ये उनकी थ्योरी है, क्लियर। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। लेकिन ये जो थ्योरी है प्रकाश के दूसरी घटनाओं को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, जैसे कि इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, अरे बात समझ में, डिफ्रैक्शन, विवर्तन जिसे कहते हैं, ये तो प्रकाश करती है ना, अपवर्त क्या कहते हैं डिफ्रैक्शन भी करती है, इंटरफेरेंस भी करती है ना। लेकिन उन दोनों को, उन घटनाओं को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि इन्होंने क्या माना हुआ है, पार्टिकल्स माना हुआ है, ठीक है ना। ये तो क्या माना हुआ, इन्होंने क्या माना है, पार्टिकल्स। जबकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह, पोलराइजेशन वगैरह, वो तो वेव का नेचर होता है। जब तक उसको वेव नहीं माना जाएगा तो कैसे हम उसको कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी के बाद जो थ्योरी डेवलप की गई, क्या नाम था उनका, हाइगेन्स, ठीक है ना। अब हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन ने लाइट को क्या माना, वेव माना। आई बात समझ में, हाँ वेव माना। इनकी थ्योरी आई थी कितना है, 1675 है, 1675 उसी के आसपास है ना। और ठीक इसके तुरंत बाद हाइगेन है, डच साइंटिस्ट, हाइगेन्स वेव थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी, इनकी थ्योरी आई नियरली 1679। उसी क्रम में उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश एक तरंग है, वेव है। हमारी बात समझ में, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि प्रकाश क्या है, तरंग है, ठीक है। अच्छा, तरंग भी कैसा तरंग है, तो उन्होंने कहा कि ये तरंग जो है
ये मैकेनिकल वेव है। कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंग। ओके, मैकेनिकल वेव। हालांकि ये भी थोड़ी बाद में गलत साबित हुई। मैकेनिकल वेव है लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं? ऐसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़े, जैसे कि साउंड वेव। साउंड वेव है ना? हाँ। ये कैसा तरंग माना गया? इन्होंने कैसा माना? लाइट जो है एक तरंग है, और वो भी कैसा? यांत्रिक तरंग। यानी इसको प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। आई बात समझ में? मैकेनिकल वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि साउंड वेव को होती है ना। वैसे इन्होंने भी इसको, लाइट को क्या मान लिया? मैकेनिकल वेव उस वक्त। It needs medium for its propagation। ठीक है, इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, ये इन्होंने माना। ये इन्होंने माना। तो जब माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी तो ठीक है, लाइट जो है वो तो पानी में भी ट्रेवल करता है, हवा में भी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो निर्वात में ट्रेवल करे। जब माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी तो निर्वात में तो ट्रेवल नहीं करेगा, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है ना। तो फिर तो इनकी तरह तो फेल होने लगेगा ना। इनको तो माध्यम की जरूरत है, और लाइट तो ट्रेवल करती है कहाँ से? सन से आती है अर्थ पर, तो बीच में तो मीडियम है नहीं, वैक्यूम है ना, निर्वात है। अरे बात समझ में? तो निर्वात में तो ये लाइट वेव चलती नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या? तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि पूरा यूनिवर्स, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम फैला हुआ है। अरे बात समझ में? पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ, उस मीडियम का नाम क्या है? ईथर। क्या नाम है उसका? ईथर। ईथर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कि पूरे ब्रह्मांड में एक मीडियम है, जिस मीडियम का नाम क्या है? ईथर। और ये ईथर जो है ऐसा मीडियम है जो बहुत ही डाइल्यूट है, एकदम हल्का, एक्सट्रीमली डाइल्यूट है, बहुत ही हल्का है, और क्या? एंड हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक मीडियम, ये सब लिख लीजिए इस पॉइंट्स। उन्होंने क्या मान लिया? हाइगेंस ने क्या माना? हालांकि इससे पहले से माना जा रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में, जिसको हम लोग निर्वात कहते हैं, एक्चुअली वहां भी क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिस माध्यम का क्या नाम बताया गया? ईथर, जो एक्सट्रीमली डाइल्यूट है और हाईली इलास्टिक है, अत्यंत प्रत्यास्थ। तो अब जब इन्होंने माध्यम मान लिया तो अब तो ठीक है, अब तो लाइट प्रोपेगेट कर रही है, माध्यम के थ्रू जा रही है, इनका थ्योरी वैलिड होगा ना। लाइट आ रही सन से अर्थ पे आ रही है ना, तो बीच में निर्वात पड़ रहा है, लेकिन अब निर्वात नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वहां पर क्या है? ईथर एक माध्यम एग्जिस्ट करता है जो इस तरह का होता है। ये एक हाइपोथेटिकल माध्यम है, मतलब कल्पना किया हुआ, ठीक है, जिसको बहुत जमाने पर जो है सही ठहराया गया, माना गया। बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया कि ईथर वगैरह बोल करके कोई माध्यम नहीं होता है, वैकेंट तो वैकेंट है।
आगे बढ़ जाइए दूसरे घर में, यहां नहीं उधर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात, कोई भी यांत्रिक तरंग, उस तरंग की स्पीड क्या होती है? मैकेनिकल वेव का स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला याद है कि नहीं? अंडर रूट ई बटा रो, अंडर रूट ई बाय रो, वेलोसिटी ऑफ एनी मैकेनिकल वेव इज गिवन बाय अंडर रूट ई बाय रो। ई क्या चीज है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इस माध्यम में कोई तरंग प्रोपेगेट कर रही है, उस माध्यम की क्या है ये? प्रत्यास्थता। रो क्या है? माध्यम का घनत्व। अरे बात समझ में? चूंकि ईथर को एक्सट्रीमली डाइल्यूट माना गया तो इसका घनत्व एकदम से कम होगा। अरे बात समझ में? बहुत ही हल्का है ना, तो घनत्व क्या हो गया? बहुत ही कम। क्लियर है? जब घनत्व बहुत कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा ना, क्योंकि लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। तो ये देखिए यहाँ पर घनत्व क्या है? बहुत कम। अच्छा, हाईली इलास्टिक मीडियम मतलब ई का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। हाईली इलास्टिक में क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम, तो ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। आगे बात समझ में? ये उनके अनुसार ये बातें मानी गई, और स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ज्यादा होती है। सर वो दोनों बहुत ज़्यादा था, ई और रो दोनों ज़्यादा होता था। हाँ, अगर ये ज़्यादा होता तो ये तो ज़्यादा होता, ठीक है, लेकिन अगर ये कम, ये ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होने लगेगी। ठीक है, उसी हिसाब से ना होगा। लेकिन यहाँ क्या मान लिया गया? ई बहुत ज़्यादा और रो क्या है? बहुत कम। ठीक है, ईथर को ऐसा माना ही गया, हालांकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं था। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें कि जिसका ई ज़्यादा उसका रो बहुत कम, ऐसा मतलब कि उतना सही नहीं है, इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस खत्म हुआ, ये चीज़ नहीं होती है। और बाद में तो यही साबित कर दिया गया कि ये मैकेनिकल वेव है ही। ये कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव नहीं है, ये यांत्रिक वेव है। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ओके, लेकिन फिलहाल हाइगेन के अनुसार ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन उठाया जा सकता है क्या? तो जब हाइगेन्स का वेव थ्योरी आया तो अब जो है इसको अब वेव की तरह से ट्रीट किया जाएगा। किसको? लाइट को। ठीक है, तो हाइगेन्स का जो वेव थ्योरी है, क्या इन्होंने क्या क्या चीजें प्रपोज किया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया इन्होंने, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया, जो 12 में एकदम डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है कि नहीं है? एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी। ठीक है, तो खैर, और फिर इन्होंने क्या इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वेव माना हुआ है ना, और फिर डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया, सिर्फ पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। क्लियर है? हाइगेन का वेव थ्योरी पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसलिए कि पोलराइजेशन जो है, ध्रुवण की जो घटना है, वो घटना मैकेनिकल वेव से संभव नहीं है। क्लियर है? उसके लिए जरूरी है कि वो वेव कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए। तो बाद में चीज तो प्रूव हो रही है। क्लियर है? तो लिख लिया जाए। ये जो थ्योरी है, इन्होंने प्रूव किया कि हाँ, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, लाइट की जो सीधी रेखा है, सरल रेखा, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। हालांकि वेव जो होता है, मानिए वेव, ठीक है ना, तो सीधी रेखा है, ये नहीं ना है, लेकिन अगर इसी वेव को बहुत ही इसका वेवलेंथ एकदम छोटा कर दिया जाए, एकदम छोटा, जितना भी छोटा कर सकते,
तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया। आगे बात समझ में? तो इस तरह से कुछ हुआ, रेक्टिलिनियर पाथ, सीधी रेखा। इसका वेवलेंथ क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, एक तो ये हुआ, और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी प्रूव किया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो ना, एंगल आर बराबर एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये इन्होंने प्रूव किया हाइगेन ने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेव थ्योरी। फिर प्रूव किया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम को भी साबित किया। अपवर्तन का नियम क्या है भाई? साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ है ना, इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? आप सर सॉल्व कीजिए ना। दोनों फिगर है सर, रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट का। हाँ, क्या दोनों फिगर रहेगा ना सर, और जो फिगर बनाया हुआ हाँ है नहीं ये तो वेव होता है ना। हाँ तो तो कम वेव हो जाए तो wavelength। हाँ, ये तो जनरल वेव तो ये होता है ना, मतलब इसी को एकदम छोटा से छोटा कर दिया जाए वेवलेंथ, तो कैसा दिखेगा? तो लाइट का तो वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, फोटोन का क्या? हाँ। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसीज की बहुत हाई होती है। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, सिंपल सी बात है। 12 तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया इन्होंने, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया, और क्या इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस ये हमारे टॉपिक में है, जिसको डिटेल से पढ़ना है। इंटरफेरेंस है ना आपके इसमें सिलेबस में, इंटरफेरेंस, और इससे बहुत क्वेश्चंस रहेगा। क्लियर? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ? व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। डिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ये चारों फेनोमेना जो है एक्सप्लेन किया गया हाइगेन के द्वारा। जिस फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया गया या नहीं कर सके वो कौन सा था? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन। क्लियर है? ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, नॉट एक्सप्लेन, could not explain। ये भी याद रखना है। क्लियर है? क्योंकि वेव माना गया इसलिए इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को भी इन्होंने शो किया। यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? अब देखिए, ये बेसिक बातें थी। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। अब चूंकि हाइगेन ने प्रकाश को तरंग माना, ठीक है ना, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए तरंग के से रिलेटेड, ठीक है ना, कि तरंग जो है तो कैसा तरंग है, क्यों तरंग बनता है, ठीक है ना, तरंग बनने के पीछे क्या रीज़न है, या एक तरंग बना तो फिर दूसरा तरंग कैसे बनेगा, ठीक है, इसके बारे में थ्योरी डेवलप की गई जिसको कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन का सिद्धांत।
सिद्धांत। सबसे पहले इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट, तरंगाग्र, तरंगाग्र। वेव फ्रंट क्या होता है इसको समझना है। तरंगाग्र किसे कहते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का नाम ही स्पष्ट है, किसी भी वेव का फ्रंट वाला भाग है कि नहीं है? किसी भी वेव का जो सामने वाला पार्ट होता है, सामने वाला हिस्सा जो दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ठीक है, जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए ये कोई तालाब है, झील है, ठीक है, और यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल शांत है, सपोज कर लीजिए, और आप यहाँ पर सपोज करें कि बैठे हुए या खड़े हैं, यहाँ पर हैं, ओके। आपने एक पत्थर मारा यहाँ पर, ठीक है, ये पत्थर उठा के फेंक दिया करके यहाँ पे आगे गिरा। अब क्या होगा? पानी तो एकदम शांत था ना, अब यहाँ से कुछ तरंग जो है आपको दिखाई देगा आपकी तरफ बढ़ते हुए, होगा, इस तरह से फैलेगा ना, फैल रहा होता है। ये जो वेव आ रहा होता है, ठीक है, ये सामने वाला पार्ट दिखेगा क्यों दिखेगा? इस तरह से जो सामने का जो हिस्सा होगा, वही चीज क्या है? वेव फ्रंट। क्या चीज है वो? वेव फ्रंट, नाम उसका तरंगाग्र। ठीक है, तो जिस तरह से पानी में हुआ, तरंगाग्र की उत्पत्ति हुई ना पानी के अंदर, इसी तरह से लाइट वेव का भी बिल्कुल इसी तरह से लाइट का भी जो है वेव होता है, और लाइट का भी वेव फ्रंट होता है, प्रकाश का। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, अंधेरा है पूरा, ठीक है, अब बीच में कोई लाइट लगी हुई है, जैसे इसको स्विच ऑन करेंगे तो वहाँ से लाइट फैलेगी चारों तरफ, तो कुछ इसी फॉर्म में, आगे बात समझ में, चारों तरफ जो है लाइट फैलेगी। हालांकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तुरंत फैल जाती है, बट फैलती है। मान लीजिए अगर टाइम को एकदम हम लोग स्लो मोशन में कर रहे हैं तो लाइट कुछ उसी तरह से फैलेगी। कल्पना कीजिए जिस तरह से पानी से तरंग निकल रहा है, फैल रहा है ना, समझ में आ रही बात? अरे भाई यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ तो ये डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचने में टाइम लेता है ना, उसी तरह से कमरे के चारों तरफ लाइट को फैलने में टाइम तो लगा होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में कि कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा और हम लोग डिटेल्स में समझें। तरंगाग्र कहते किसको हैं, इसको समझिए, इसको डिफाइन पहले कर लें। तो the locus of all the particles। अच्छा, तरंग एक्चुअली होता क्या है? तरंग होता है माध्यम के कणों का डिस्टरबेंस, है कि नहीं है? किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम मान लीजिए, उस माध्यम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो माध्यम का जो कण है वो ना डिस्टर्ब होगा। अरे बात समझ में? और माध्यम का कण जो डिस्टर्ब हुआ उसी का दूसरा नाम है तरंग। तरंग किसे कहते हैं? माध्यम के कणों के डिस्टर्बेंस को। क्लियर है? जैसे पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल है ना, पानी के कण है, तो आपने पानी को डिस्टर्ब किया तो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ ना। और दूसरी बात, जो तरंग बनता है किसी भी माध्यम में, तो तरंग इस आदमी के पास तरंग आया, लेकिन यहाँ वाला जो पानी का मॉलिक्यूल है वो थोड़ी आया यहाँ पर। बात को समझिए, जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है सेंटर पर, पानी का जो कण है, क्या वो यहाँ पहुँचेगा? नहीं, डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच रहा है। वो मॉलिक्यूल तो अपने ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। अरे बात समझ में? अपने जगह पर वाइब्रेट किया मतलब एनर्जी है, आया उसके पास, तो अपने बगल वाले को एनर्जी दिया, वो अपने बगल वाले को, वो अपने बगल वाले को, इस तरह से सब वाइब्रेट होते 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 एक दूसरे को वाइब्रेट करते करते यहाँ वाले को वाइब्रेट किया। ऐसे हो रहा है ना।
तो यही फिनोमेना यहाँ भी होता है। तो तरंग एक्चुअली कहते किसको है? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को, माध्यम के कणों के कंपन को तरंग कहते हैं। क्लियर है? द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम vibrating at the same phase, vibrating at the same phase or same instant is known as wave front. समझा रहे हैं? इसको लिख लीजिए। लिखिए, समान कला में, कला मतलब फेज एंगल। कला मतलब क्या होता है? फेज एंगल। तो फेज एंगल क्या चीज है? कोई भी वेव का इक्वेशन y बराबर, आप लोगों को पता है ना, ये होता है a sin ओमेगा t, है ना, या a sin ओमेगा t माइनस के x, ये भी है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? कला, फेज एंगल। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसको? फेज एंगल। ठीक है, हाँ तो लिखिए, क्या लिखे हम लोग? समान कला में तथा एक ही समय पर कंपित होने वाले माध्यम के कणों को मिलाने वाली रेखा या तल को, मिलाने वाली रेखा या तल को तरंगाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। अभी भी आप लोगों को पूरे तरह से मतलब कि क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए और कोशिश करते हैं समझाने की। सर, माध्यम के कणों के कंपन को तरंग करते हैं। जी बिल्कुल सर, माध्यम के कण वो इसमें कुछ उसमें फेंके हैं शांत पानी में, तो उसका जो यहाँ पे फेंका, इसका ये इस पे फोर्स किया, ये वही हो गया, बगल वाले को एनर्जी दिया। हाँ, बगल वाले कण को वही माध्यम का कण, वही माध्यम का कण है। यहाँ तो पानी है ना, नहीं एक्चुअली पानी है। तो हम लोग कभी लाइट के बारे में बात करेंगे, पानी को समझाने के लिए। तो जैसे लाइट के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। एक कोई बल्ब है छोटा सा, अंधेरे कमरे में छोटा सा बल्ब बीच में रखा हुआ, सपोज करो, कर सकता सब बोलो ना। और अचानक से लाइट जली, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जलेगी तो इनके अनुसार तरंग निकलेगा ना भाई, चारों दिशा में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? समझ में? चारों दिशाओं में क्या निकल रही है? सर, एक समय आएगा जो धीरे धीरे तरंग तो खत्म हो जाएगा। हाँ, वो समय कब आएगा पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम। अरे बात समझ में? यस। जैसे पानी में सब कोई पत्थर मारते हैं तो तरंग धीरे धीरे, माध्यम खत्म हो गया इसलिए माध्यम खत्म हो जाए। लेकिन लाइट वाले कैसे? इनफाइनाइट वन है। ओके चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटर है ना, सेंटर ऑफ लाइट है ये। हाँ, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल है, एक्चुअली पार्टिकल तो होता नहीं लाइट में, लाइट माध्यम में यहाँ पर जो कोई भी कण होगा तो वाइब्रेट हुआ ना वो। ये कितने समय पर? मान लो t समय पर। कितने समय पर? यहाँ से जो लाइट चली तो t समय पर यहाँ पर पहुँची, तो उतने ही समय में चारों दिशाओं में पहुँची होगी। जो इसके बगल वाला जैसे यहाँ पर है, ये है, ये है, ये है, ये जो कण जिस पर हम चिन्ह लगा रहे हैं, क्या उन जगह पर जो वाइब्रेशन हुआ होगा सेम टाइम पर हुआ होगा? यस, हुआ होगा ना।
अरे सेम टाइम में हुआ होगा ना वाइब्रेशन, जहाँ जहाँ हम दाग लगा रहे हैं उनको जोड़ दो एक लाइन से, जोड़ दिया, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? वेव फ्रंट। क्या पड़ेगा इसका नाम? वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा और समझिए, देखिए एक्चुअली कला किसको कहते हैं? ये वेव है ना, ये वेव है ना, इस वेव का ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है, सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये टॉप वाला पॉइंट, फिर यहाँ वाला पॉइंट, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि नहीं? ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हम लिए हैं, ये सेम कला में है। किस में है? सेम कला में, सेम फेज में। क्लियर है ना? जैसे ये पॉइंट इसी तरह से और भी जो होगा नीचे सेम फेज में होगा। इसके अलावा कोई भी, जैसे मान लो यहाँ, तो इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ होगा? यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट इसी तरह से और भी जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा और हम समझें, लाइट के केस में ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये इस तरह से हम समझाने के लिए ले रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम ये पॉइंट लिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। मेरी बात समझ पा रहे? पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, जो पॉइंट्स हम लिए हैं क्या वो सेम पेज में है? यस है कि नहीं है? सेम पेज में। अब इनको मिला दो, क्या करो इनको मिला दो, लोकस इसे बोलता है। क्लियर है ना? तो उन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे, उन सभी बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे जो कि एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं एक साथ, यानी एक फेज में है सब के सब क्या होने चाहिए? एक फेज में। जब उन सबको मिला देंगे एक साथ, तो जो काल्पनिक तल मिलेगा या काल्पनिक जो रेखा मिलेगी उसका क्या नाम देंगे? वेव फ्रंट। अरे बात समझे? ये तो हम 2D में व्हाइट बोर्ड में बना रहे हैं। क्या ये चीज़ अगर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें, कमरे के अंदर लाइट को निकालें और चारों तरफ ये करें, तो गोला बनेगा नहीं बनेगा? तल बनेगा ना वो, तो वो हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र। क्या नाम हो जाएगा उसका? होगा कि नहीं होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? इसी को अगर हम 3D फिगर मान लें तो ये बन जाएगा गोलीय तरंगाग्र। मेरे समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत है ये। और तरंगाग्र किसे कहते हैं? आया कुछ समझ में? इस तरह का तो तरंगाग्र बहुत सारा नहीं होगा, तो समझाने के लिए जहाँ भी है वही तरंगाग्र है कि नहीं है? अगर हम पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स से बहुत सारे तरंगाग्र निकल रहे हैं एक साथ वेव फ्रंट निकल रहा है, और सबका केंद्र एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग त्रिज्याओं वाले तरंगाग्र हमको प्राप्त हो सकते हैं जिसका केंद्र एक ही जगह पर होगा। हाँ या ना? तो ये जो तरंगाग्र है, तो लाइट जो आगे बढ़ रही है, आप ध्यान से देखिए, तो तरंगाग्र के फॉर्म में आगे जा रही है ना, इस तरह से पानी के अंदर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पानी में जब डिस्टर्ब करते हैं तो लाइट पानी में गोले तरंग बनेगा। अब तो पानी में हो चुके हैं, हाँ, उसका एक लिमिट है सर। और पानी में भी 2D है, वो सतह है ना, और लाइट के केस में 3D, मतलब चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में ना वेव जा रहा है, तो गोलीय बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हो रहा है? ओके, तो अब देखिए तरंगाग्र जो होता है 3 तरह का होता है बेसिकली। एक तो ये हो गया गोलीय तरंगाग्र, पहला क्या हो गया? गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न करने के लिए प्रकाशिक स्रोत कैसा होना चाहिए? तो लिखोगे बिंदुवत, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए।
अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे बनने वाला तरंगाग्र कैसा होगा? स्फेरिकल। सब पॉइंट्स याद रखें। दूसरा तरंगाग्र होगा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट किसे कहते हैं? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट किसको कहेंगे? ये कैसे बनता है और इसके लिए सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए लीनियर, रेखीय, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। जैसे मान लो ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट, मरकरी ट्यूबलाइट, मान लो ट्यूबलाइट है ना ये। तो इससे जो लाइट वेव निकलेगी, इससे जो लाइट निकलेगा, जो तरंगाग्र बनने वाला होगा, वो तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है? इस तरह से आगे जाएगा, और भी हो सकता है। वेवफ्रंट जो बन रहा होगा ना, कैसा होगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। नहीं आया समझ में? और थोड़ा समझे। जैसे मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट है लीनियर, ठीक है? तो इसको धागा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, धागा, ठीक है? वाइट धागा है सपोज करो, और वाइट धागा कैसा है? मतलब लाइट वाला, लाइट है पूरा। अगर हम इसको छोटे 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 पार्ट्स में कर दें, एकदम छोटा छोटा, तो हजारों करोड़ों पॉइंट्स मिल सकते हैं ना भाई? मिल सकते हैं ना? तो चलो एक पहले यहाँ दिखाते हैं आपको, एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, ठीक है? अब ये बन गया पॉइंट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बना गया ना? इससे बनने वाला गोली होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके ठीक बगल में एक और लाइट ले लो, पॉइंट सोर्स, उससे बनने वाला और होगा इस तरह से, एट द सेम टाइम, है ना? इस तरह से और होगा कि नहीं होगा? बगल में और ले लो, और होगा, और होगा कि नहीं? ऐसा होगा? सोच के देखो, कल्पना करो खाली, जस्ट इमेजिन। ये सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से, तो एक साथ सोर्स ऑफ लाइट बहुत सारा ले लिया जाए तो उससे बनने वाला जो ये होगा वो कैसा होगा? तो कुछ ऐसे ही होगा। क्लियर है? अच्छा, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो गया। तीसरा, बेलनाकार तरंगाग्र के लिए प्रकाशिक स्रोत कैसा होना चाहिए? रेखीय। रेखीय स्रोत होना चाहिए, प्रकाश का रेखीय स्रोत। तीसरा टाइप का जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है? समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट के लिए ये कैसे बनेगा भाई, और ये इसका सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए? तो सोर्स ऑफ लाइट चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो होना चाहिए अनंत पर। कहाँ होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए, चाहे बिंदुवत हो या रेखीय हो स्रोत, लेकिन वो स्रोत होना कहाँ चाहिए? अनंत पर। मतलब कि अनंत से आ रही है वेवफ्रंट, ठीक है ना? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इसको लेंगे हम लोग तो वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, मतलब समतल हो जाएगा। जैसे खुद आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे अपना अर्थ है ना, अर्थ ये फ्लैट है क्या? जैसे यहाँ पर रूम इस तरह से 4x4 का 10x12 का जो है, ये तो पूरा सरफेस है ना, प्लेन। यहाँ पर तो प्लेन है ना? लेकिन ये प्लेन कहाँ पे? ये प्लेन क्यों है भाई? एक्चुअली है तो ये पूरा गोल गोल टाइप का है ना। अरे पृथ्वी कैसी है? स्फेरिकल है ना। तो चूंकि इन्फिनाइट शीट में से एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लेन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल उसी तरह से यही वाला जो पॉइंट सोर्स है, इसका जो वेवफ्रंट बनेगा, ऐसे करके बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। हाँ या ना?
बनता जाएगा, बन रहा है पूरा। जब बहुत दूर में जाकर के हम इसको कंसिडर करें, इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को, प्लेन ये तो प्लेन दिखेगा आपको, हाँ कि ना? क्लियर है? तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा होता है? तो प्लेन वेव फ्रंट प्लेन होता है इस तरह का, ये प्लेन वेव फ्रंट। वैसा भी टुकड़ा चाहे रेक्टेंगुलर हो या सर्कुलर हो, मतलब के शीट टाइप का। इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर में है, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है? बहुत दूर में, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, और उससे जो बनने वाला वेव फ्रंट है वो कैसा है? समतल। समतल तरंगाग्र किसे कहते हैं? आया समझ में? ओके, अब देखिए कुछ और पॉइंट्स जो हाइड्रोजन ने बताया था। पहला क्या बताया? तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट, ये वेव फ्रंट क्या होता है, ये आ गया समझ में। अब जो वेव फ्रंट होता है, दूसरा पॉइंट दूंगा, जो प्रकाश प्रकाश की जो चलने की जो दिशा होती है, रे ऑफ लाइट, वो हमेशा क्या होता है? तरंगाग्र पर लंबवत होता है। तरंगाग्र पर क्या होता है? लंबवत होता है। प्रकाश किरणें हमेशा क्या होती है? तरंगाग्र पर लंबवत होती है। रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, लिख लो। रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, इससे जो लाइट बाहर निकलेगी चारों तरफ, ऐसे निकालोगे ना भाई। प्रकाश जो जा रही है, आप ध्यान से एनालाइज करो, क्या ये वेव फ्रंट पर लंब है? तो यस, लंब है। नहीं है लंब? अरे भाई, रेडियस क्या होती है? हमेशा लंब होती है ना, तल पर होती है ना। तो ये जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें या तरंग की दिशा जिसको कहा जाए, तरंग किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन, चारों दिशाओं में जा रहा है, तो तल पर लंब है ना, वो है ना तल पर लंब। तो ये चीज क्लियर हो रहा है। प्रकाश किरणें क्या होती हैं? तरंगाग्र पर लंब होती है। जैसे देखो, ये प्लेन वाले केस में तो इधर किरणें आ रही होंगी इस तरह से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली किरणें पैरेलल होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? ये हो गया। इसके केस में देखो ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, तो ये किरणें क्या होंगी? इस तरह से लंब होंगे। सोचना जरा सा, इसके तल पर हम बना रहे हैं, ऊपर वाले सतह पर, उसी तरह से यहां पर भी तो होगा। होगा? दोनों किनारे पर बात कर रहा है, क्या इसी तरह से हर पॉइंट पर हो रहा होगा? है कि नहीं है? तो सिलेंडर के सरफेस पर लंब होगा कि नहीं होगा? किरणें क्या होंगी? सिलेंडर के सरफेस पर लंब। जैसे ये मान लीजिए मरकरी है, तो इससे निकलने वाली किरण ऐसे होगा ना भाई, होगा कि नहीं चारों दिशाओं में? तो ये जो लंब, ये जो हमारा सिलेंडर का सरफेस होगा जो चारों तरफ है, उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से होता है। तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं? तरंगाग्र पर लंबवत होती है। चलो आगे बढ़े। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, कोई भी तरंगाग्र जो होता है, वेवफ्रंट जो होता है, वेवफ्रंट के का प्रत्येक बिंदु, वेवफ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक सेकेंडरी सोर्स के तरह से काम करता है। जैसे क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ, ये मान लो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है एस,
इससे एक तरंगाग्र बनाइए। मान लो किसी टाइम पर हमने तरंगाग्र लिया, ठीक है, तो इनका कहना ये है कि इस तरंगाग्र पर लिया हुआ बिंदु, तो जितना बिंदु चाहेंगे इनफाइनाइट बिंदु है, नहीं है? अरे भाई बहुत सारा पॉइंट है ना। हाँ, ये सभी बिंदुएं किस तरह से कार्य करती हैं? ये कार्य करती हैं दूसरे तरंगों को पैदा करने के जैसा, एक सोर्स बन जाता है। मतलब ये सब पॉइंट जो है क्या बन जाता है? दूसरे तरंगों को उत्पन्न करने के लिए स्रोत का काम करती है। मतलब तुम ऐसा बिहेव करो जैसे यहाँ से फिर से लाइट निकल रही है, ऐसे करो। इनका कहने का मतलब ये, क्लियर है ना? ऐसा बिहेव करो जैसे यहाँ से जो है फिर से तरंगिकाएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ इस तरह से आप कल्पना करें, इनका कहना ये। क्लियर? क्लियर है? तो इनका ये कहना है एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, every point on the wavefront acts as the source of secondary wavelets. क्या मतलब? किसी तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? स्रोत का कार्य करती है। क्लियर है ना? जैसे उसको ऐसे थोड़ा सा फील लाने के लिए ऐसे समझो, मान लो ये कोई चैम्बर है, मतलब कोई मान लो फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, और फुटबॉल के सेंटर पर एक बल्ब है। खाली कल्पना करते जाओ, क्या फुटबॉल के सेंटर पर क्या है? बल्ब है। बल्ब को ऑन किया, लाइट तो फैल गई चारों तरफ, लेकिन वो तो फुटबॉल के अंदर ही है ना? है कि नहीं है? तो उसमें तो बहुत सारे तरंगाग्र बने होंगे, गोलियां, ठीक है। अच्छा, एक तरंगाग्र जो होगा वो फुटबॉल के सतह को टच कर रहा होगा, हाँ या ना? कर रहा होगा। अब फुटबॉल के पर जो है तुम सुई से छेद कर दो, हजारों छेद कर दो, हैं? कर दो, कर दिया, वहां से लाइट निकल रही है क्या? वही है, कौन सा है, उसी टाइप का। आई बात समझ में? तो ऐसा मतलब कह रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं आप जैसे कि तरंगाग्र पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब वो सारा का सारा पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है? सेकेंडरी सोर्स जैसा। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी तो हो गया ये वाला, इसके अलावा जो भी बनेगा द्वितीयक, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह वगैरह, है ना? तो एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये इनका अपना थ्योरी था, सिद्धांत था। क्लियर है? हाँ। अब कह रहा है एक और पॉइंट, एक तरंगाग्र के बाद दूसरा तरंगाग्र कैसे बनता है, इसके बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, है ना? जैसे एक तरंगाग्र बना, फिर दूसरा कैसे बना, तीसरा कैसे बना। तो ये जो प्रिंसिपल है, एक नए तरंगाग्र के बनने की क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस बतलाता है। तो इनका कहना ये है कि आप जो तरंगाग्र लिए, ठीक है, उस तरंगाग्र पर आपने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, उन पॉइंट्स पर क्या करना है, वो पॉइंट कैसा बिहेव करता है? सोर्स ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। तो वहां से तरंगिकाएं निकलेंगी, इसका नाम देखो वेवलेट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वेवलेट, तरंगिका, ठीक है ना? वेवलेट किसे कहते हैं? मतलब वेवफ्रंट का, वेवफ्रंट से ना जनरेट हुआ है, ठीक है ना? तरंगिका, तरंगिका, क्या नाम देंगे इसका? तरंगिकाएं, ओके। तरंगिकाएं किसे कहेंगे? तरंगाग्र का
से निकलने वाला, ठीक है ना, तरंग का बच्चा है ये, ऐसा मान लो तरंगाग्र का, हरी बात समझ में। फिर इसका बच्चा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जनरेट हुआ। तो देखो अब क्या करना है, इनका कहना ये है कि जितनी तरंगिकाएं आपने ली हैं, ठीक है ना, उस पर जो है टेंजेंट खींचा जाए। जैसे इसमें देखो तो एक साइड से कर देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो तरंगिका होगी वो तो सेम साइज यहाँ पे बना लेते हैं, नया जो ये बना लेते हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये डिफरेंट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये बना दिया इस तरह से। क्या बना दिया, तरंगिकाएं जो बन रही है वो हमने कंसिडर कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से हो रहा होगा। अब इनका कहना ये है कि ये जो तरंगिकाएं हमने बनाई है, जो तरंगिकाएं बनेंगी उस पर टेंजेंट खींचा जाए। क्या खींचा जाए, टेंजेंट। और टेंजेंट कैसा होगा, कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट जो है सभी तरंगिकाओं पर खींची गई टेंजेंट कॉमन, और ये टेंजेंट किधर होगा, बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर, बाहरी सतह ये तो हुआ, समझ रहा है ना, बाहरी सतह। बाहरी सतह पर क्या खींचो, टेंजेंट खींचो। तो इस पर टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे खिंचाएगा ना, देख तो यहाँ पे खींचेगा ऐसे खींचेगा, इस तरह से खींचेगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब और भी बहुत सारा इसमें होगा, तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों होगा भाई, एक दो तो होगा नहीं। उन सभी तरंगिकाओं के टेंजेंट्स को जब आप एक साथ मिला देंगे तो इट विल लुक लाइक नेक्स्ट रेफरेंस। नहीं आया समझ में? आप कल्पना कीजिए, सोच के गोल 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 बहुत सारे तरंगिकाओं पर क्या खींच रहे हैं, टेंजेंट मिलाइए तो देखो सर्कल बनेगा, फिर से गोला बन जाएगा, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब ये जो बना ये क्या कहलाएगा, नया तरंग। क्लियर हो रहा है या और डिटेल में बताएं? इसको लिख लिया जाए। तरंगिकाओं के बाहरी सतह पर खींची गई कॉमन टेंजेंट, कॉमन समझ रहे हैं ना, सबके मैंने कॉमन हो जाएगा एक तरह, कॉमन टेंजेंट नए तरंगाग्र की स्थिति को बतलाता है। The common tangent drawn on the outer surface of the wavelets gives the new position of the wavefront. Gives the new position of the wavefront. चलो थोड़ा सा और इसको हम कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे मान लो सोर्स ऑफ लाइट है और ये कोई तरंगाग्र किसी भी टाइम पर, मान लेते हैं ये t समय पर कोई तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र नाम लो, ए बी नाम दे दिया इसका। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की किरणें तो लंब होती है ना इस तरह से भाई, होती है, होती है, होती है। अब क्या करो, इनके अनुसार ये जो तरंगाग्र हमने लिया है इनमें डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करो। ये हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारा ले सकते हो ना, ठीक है। अब ये चूंकि सोर्स कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स कहलाता है ना, अब फिर से कंसिडर करो यहाँ
डेल्टा टी समय में लाइट कितनी दूर गई, तो मान लेते हैं कितनी दूर गई, ये वाला डिस्टेंस सोच लिया, ये वाला डिस्टेंस सोच लिया, सेम डिस्टेंस कवर करें ना डेल्टा टी टाइम पर। डेल्टा टी समय पर, डेल्टा टी समय में इन बिंदुओं से निकलने वाली प्रकाश की दूरी कितनी होगी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी होगी, अब ध्यान से देखना, दूरी बराबर c इंटू डेल्टा टी, बोलो क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है कि नहीं होता है, दूरी बराबर क्या होता है बोलो, 4 गुना समय होता है। तो ये हो जाएगा सेम, ये सेम, ये सेम, क्या ये भी सेम, एक ही समय मेरा सबसे निकलेगा भाई इन सभी पॉइंट से, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करो, ये जो दूरी हो गया, इस दूरी को मान लो त्रिज्या, क्या मान लो, और जितने भी बिंदुएं आपने कंसिडर की हैं उन सभी को मान लो केंद्र, क्या मान लो, और काल्पनिक गोला बनाते जाओ, तो बना दिया एक गोला, सेम सेम गोला होना चाहिए, क्या कुछ ऐसा ही होगा डायग्राम, सोच ले होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये जितने भी गोले बने, एक्चुअली ये गोला के, ये तो तरंगिकाएं हैं, है ना, ये तरंगिकाएं, इन तरंगिकाओं पर बाहर के तरफ क्या खींचो, तो जब आप टेंजेंट खींचोगे तो इट विल इस तरह से होगा, दिखेगा आपको, है कि नहीं। तो ये जो टेंजेंट हमने खींचा, ये जो टेंजेंट खींचा, ये जो स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ किया, ये स्पर्श रेखा क्या है, एक नया तरंगाग्र है, ए डैश बी डैश, बोलो है कि नहीं है, ये ए भी था ना, और ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या चीज है, ए डैश बी डैश इज द न्यू वेव फ्रंट, या ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजीशन, ऐसा समझो, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ए बी आफ्टर टाइम डेल्टा टी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं, एडस बीडस क्या चीज है, एडस बीडस नया तरंगाग्र है, पुराना वाला तरंगाग्र ए बी था ना, तो ए बी के ठीक डेल्टा टी समय बाद क्या बना एडस बीडस, क्या ऐसा ही प्रोसेस जा रहा होगा, हाँ या ना, यही है, क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये था हमारा हाइगेन्स वेव थ्योरी, जिनमें कुछ बातें जो है आप लोगों को समझनी थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंटरफेरेंस की, ठीक है ना, जो सिलेबस में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट वेव जो है आपस में जब इंटरैक्ट करती है, सुपरपोजिशन करती है, अध्यारोपण करती है, तो उसी का नाम क्या है, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के दौरान क्या होता है और क्या चीज़ें होती है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। कल देखते हैं, अगर कल तो नहीं होगा, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल अगर होगा तो हम करते हैं, ग्रुप में मैसेज कर देंगे, ठीक है, आगे रखिए।